निबंध की ऐसे कि हम एक और क्लास लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। यह है क्लास नंबर 8 है। इससे पहले जो भी हमने क्लासेस रिकॉर्ड की हैं वो आपकी प्लेलिस्ट पर अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर के ऐसे का आप पूरा का पूरा जो हमारे लेक्चर्स हैं उनको सुन सकते हैं। पहली जो क्लास ऐसे की हुई थी उसमें हमने आपको ये बताया था कि कैसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आप ऐसे में करें, आरपीएससी इस समय आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है किसी भी टॉपिक के बारे में। तो ये जो है आप क्लासेस इस तरीके से लगातार लेंगे तो आपकी ऐसे लिखने की जो क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। हम जब ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि भाई सिलेबस में क्या चेंज हुआ है। तो अपना जो सिलेबस है उसमें अब की बार 40 मार्क्स का जो है वो ऐसे है यूनिट 3 में पेपर 4 की यूनिट 3 में जो ऐसे है, अब उसमें किसी भी लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में किसी भी लैंग्वेज में आप ऐसे लिख सकते हैं। और साफ साफ ये बताया गया है कि 600 तो शब्द होंगे और 40 उसके मार्क्स होंगे, यानी 600 वर्ड्स और 40 मार्क्स। आप देखिए पूरा का पूरा जो हमारा टाइम अलोकेटेड है पेपर नंबर 4 के लिए वह है 180 मिनट्स यानी 3 आवर्स। मार्क्स जो हैं वो 200 मार्क्स हैं। अब उसमें से अगर 40 मार्क्स का ऐसे ही आ जाए तो आप समझिए 20% आपका पेपर नंबर 4 ऐसे ही कवर कर रहा है। तो आप 20% किसी भी चीज को ऐसे नहीं छोड़ सकते। फिर थीम्स भी हैं, यानी जो आपकी ये सोच है ना, ये सोच किसी भी अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक की जो क्षमताएं हैं वो आपको पेपर 4 में काफी सारा नंबर दिला सकती हैं। अब बात आती है इनमें क्या क्या आएगा। तो 6 थीम हैं। पहले बता दिया गया कि 6 विषयों पर ये ऐसे आधारित होगा: भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत, इंग्लिश में बोलें तो लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चरल हेरिटेज। ये क्या है? ये विषय निर्धारित किए गए हैं। इनमें से जो भी टॉपिक होंगे ना आगे, वो जो हैं आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। वो टॉपिक कैसे होंगे जो कि हम आपको लिख करके भी बता रहे हैं। जो पुरानी 7 क्लासेज हुई हैं उसमें 6 क्लासेज में हमने आपको बाकायदा लिख करके बताया है कि अगर ये टॉपिक आ जाए तो आप ऐसे में क्या लिखें, ऐसा टॉपिक आ जाए तो क्या लिखें। लेकिन उनकी जो थीम है ना वो इन्हीं के ऊपर आधारित है। जैसे अगर सेकंड थीम के ऊपर हम बात करें, सोसाइटी, गवर्नेंस और पब्लिक अफेयर्स, यानी समाज, शासन और सार्वजनिक मामले, इनसे जुड़े हुए कोई भी मुद्दा होगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा। साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और सतत विकास। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स इत्यादि से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, यानी अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और वाणिज्य। करंट अफेयर्स, डिजास्टर्स, नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, यानी समसामयिक घटनाएं, आपदाएं और राष्ट्रीय विकास की पहल। और इसी तरीके से टूरिज्म, कल्चर और कंटेम्प्रेरी इश्यूज राजस्थान के एस्पेक्ट में, यानी राजस्थान के संदर्भ में पर्यटन, संस्कृति और समसामयिक मुद्दे। ये 6 ऐसे टॉपिक्स हैं, विषय हैं, थीम्स हैं जिनके ऊपर आपको कोई ना कोई जो है वो टॉपिक दिया जाएगा और उसके बारे में आप लिखेंगे। अब ये टॉपिक कैसे होंगे मैं आपको थोड़ा सा उसके आगे बता दूं, लेकिन नंबर कैसे दिया जाएगा, जो नंबर आपको यानी 40 में से आप कितना स्कोर कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि आप उस टॉपिक से कितनी रिलेवेंस रख रहे हैं, यानी जो भी आप लिख रहे हैं वह दिए गए सब्जेक्ट से कितना संबंधित है। आपके जो अपने विचार हैं वो कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं, यानी सुसंगत तरीके से आपके विचार कितना व्यवस्थित है। और जो आपने लिखा है वो कितना प्रिसिशन और ब्रेविटी से लिखा है, यानी उसमें कितनी सटीकता है और संक्षिप्तता है ना, उसको वहां पर आंका जाएगा और उसी के बेसिस पर आपके मार्क्स आएंगे। यानी 200 नंबर में से 40 मार्क्स अगर आपके इस ऐसे के हैं तो मान के चलिए मेहनत आपको जो भी पेपर नंबर 4 की कर रहे हैं 20% मेहनत करनी पड़ेगी। फिर बात आती है कि इसमें विचारों की स्पष्टता भी होनी चाहिए, जो आपकी स्ट्रक्चर है उसकी क्लैरिटी के साथ में कोहेरेंस होनी चाहिए, और जो भी आप लिख रहे हैं उसकी प्रभावशीलता भी होनी चाहिए, और इसी के आधार पर अंक प्रोवाइड किए जाएंगे। ये गांठ बांध करके आप रख लें। तो ये जो 6 थीम है ना, इन पर आप कहीं पर भी कुछ भी पढ़ो, मेंस में पढ़ो, प्रीलिम्स में पढ़ो,
करंट अफेयर्स में पढ़ो, कहीं पे सुनो, तो ये ध्यान रखो कि अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन मेरे से ऐसे में पूछ लिया जाए तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, यही जो छोटी सी डायमेंशन है उसको मैं ऐसे में कैसे प्रस्तुत कर सकता हूं। ये ऐसे हम दोनों मीडियम में लिख रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी। जैसे आज पहले हमने एक बार भाषा का ये जो टॉपिक है उसके बारे में एक टॉपिक लिया था, अभी आज वापस से हम चूंकि इस पे हमने ले लिया है तो पुनः है भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत। इसमें एक और ऐसे कैसे पूछा जा सकता है, इसके हम कम से कम भी नहीं तो 5-5, 6-6 टॉपिक्स आपके लिए लाएंगे, जिसकी वजह से आपको पता रहे कि सवाल तो कैसे पूछा जाएगा और उसको अगर आप लिख रहे हो तो चेक भी कैसे करें। जैसे हम उसको मान लो जैसे आपने लिखा है, हम उसको चेक करेंगे तो भी हमें समझ में आएगा कि हाँ इसको ये लिखना चाहिए था लेकिन यहां पर इसने गलती कर दी, इसको हमें ऐसे बताना है। तो ये हम आपके लिए करेंगे जरूर। आप हमारा जो है ये लगातार सीरीज देखते जाइए, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंप्रूव होती जाएगी। तो फिर हम जब ये पहला टॉपिक लेते हैं भाषा के बारे में ही, तो ये टॉपिक है कि मातृभाषा में शिक्षा, ज्ञान, पहचान और विकास का माध्यम, यानी इंग्लिश में बोलें तो एजुकेशन इन द मदर टंग, मीडियम फॉर नॉलेज, आइडेंटिटी एंड डेवलपमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी टॉपिक जो इन 6 थीम से पूछे जाएंगे वह इस तरीके से पूछा जाएगा, क्योंकि पहली बार आ रहा है, 600 शब्द का है, 40 मार्क्स का है, इसलिए 6 टॉपिक अगर हैं तो मान के चलिए ऐसे का जो फॉर्मेट होगा, कई सारे बच्चों ने हमें कहा है कि सर ऐसे का फॉर्मेट भी हमें आप बता दीजिए कैसे होगा। तो इस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं, उसका जो है मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन ऐसे क्योंकि 6 टॉपिक्स है ना, आपको मैंने बताया ना साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स इत्यादि के, तो या तो ऐसे इस तरीके से आएगा कि कोई भी टॉपिक दिया और में दे करके कोई टॉपिक दे दे, या हो सकता है ये 3 जो हैं और में टॉपिक आ जाएं। चूंकि पहली बार आएगा इसलिए पता नहीं है, लेकिन मिनिमम 2, और कोशिश रहेगी कि भाई जैसे मान लो अपन इनमें से 3 में से भी एक चूज कर लें, तो हम जो भी चॉइस करें वो चॉइस हमारी फिर ऐसा ना हो कि एक बार लिखने बैठ जाएं और फिर से हमारे दिमाग में यार इसके बाद मेरे को तो आता नहीं है, मैं बढ़िया ये चूज कर लेता हूं, लेकिन आपने समय गंवा दिया। फिर से मैं एक चीज और कहूंगा, 3 आवर्स का आपका पेपर जो होता है 200 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें से 20% यानी 40 मार्क्स जो हैं आपके ऐसे के हैं, इसलिए 3 घंटे का 20% यानी करीबन 36 मिनट आप ऐसे लिखने में लगाइए। 36 मिनट तो आपको लगा नहीं है क्योंकि 20% आपका वो है। अब 36 मिनट तक आपको 600 शब्दों का ऐसे लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, तो शुरू का आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए कि अगर मैं 1 मिनट में 20 शब्द भी लिख पा रहा हूं तो मैं 28 से लेकर के 30 मिनट में 600 शब्द का ऐसे लिख लूंगा। इसलिए जो मेरे पास ये जो 6-7 मिनट एक्स्ट्रा बची हैं उसका मैं क्या करूं, तो उसमें आप एक काम करें, शुरू का जो 1 to 2 मिनट्स है ना, उसमें आपको ये जो और में ऐसे दिया गया आएगा, तो इस 1 या 2 मिनट में आप उस टॉपिक का चुनाव कर लो पहले कि यार ये टॉपिक है, इसके बारे में मैं बढ़िया लिख सकता हूं। आप आराम से 1-2 मिनट उसके बारे में सोचिए कि मान लो ये टॉपिक है, मेरे पास 3 टॉपिक हैं, इसमें से बेस्ट टॉपिक मेरे को लिखना है, तो सबसे बेस्ट में क्या एक्सप्लेन कर सकता हूं, ये शुरू की आप 1 या 2 मिनट में सोच लें, बैठ करके आराम से सोचें, शांतिपूर्वक सोचें, क्योंकि आपको अपना दिमाग का पता है। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि घड़ी नहीं हो तो भैया आपकी खुद की भी तो क्लॉक चलती है ना, आप लगातार ऐसे लिखते जाएंगे, जब क्लॉक के सामने बैठ करके आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो अपने आप आपको समय का अनुभव होने लग जाएगा। जैसे पहले के लोग होते थे ना, बिना कोई पहर देखे हुए, बिना कोई घड़ी देखे हुए एकदम उस पहर से बता देते थे कि हाँ इस समय ये बज रहा होगा, तो एक तरह से अपने आप जो है वो पता चलने लग जाता है। फिर नेक्स्ट की जो 2-3 मिनट्स हैं, जो भी आपने टॉपिक समझा, जो भी चुना है, उसके वेरियस डायमेंशंस के बारे में आप सोचिए। जैसे ये टॉपिक क्या कह रहा है, ये टॉपिक है तो क्यों है, ये टॉपिक जो बता रहा है कहां कहां पर इसकी जो संभावनाएं हैं वो सही तरीके से रही हैं, कहां पर जो है इसका कॉन्ट्राडिक्शन देखा गया है। जैसे मान लो जल का विवाद है, जल का विवाद कहां देखा गया, क्यों देखा गया, क्यों होता है, कैसे दूर किया जा सकता है, यानी इस प्रकार की चीजें। इसी तरीके से किसी ने अगर इसको सॉल्यूशन दिया हो तो वो कैसे दिया, यानी हाउ,
वो भी जो टॉपिक का डायमेंशन है, कैसे, जैसे मातृभाषा के बारे में बात करें, भाई कैसे मातृभाषा जो है हमारे लिए एक अच्छा मीडियम हो सकता है, हमारी लर्निंग के लिए, हमारे लर्निंग आउटकम्स के लिए और हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, यानी हाउ, उसका आपने जवाब ढूंढ लिया। तो ये ऐसे जो डायमेंशन है ना, उसको आप अपना जो भी ऐसे का पेपर है उसके सामने थोड़ा 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 मार्क कर लें। तो 2-3 मिनट तक जब आप सोचेंगे शांतिपूर्वक दिमाग से, तो आपको इस टॉपिक के बारे में इन क्वेश्चंस का या इन पॉइंट्स का जवाब अपने आप सामने आएगा। उसके कारण जो है, जब आप ये 30 मिनट लिखने बैठेंगे ना ये वाला, तो उसमें आपको हड़बड़ाहट नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास पहले ही आइडियाज हैं। फिर जो नेक्स्ट की 1 to 2 मिनट्स और आपके पास हैं, उसमें आप ऑर्गेनाइज करें उस आइडियाज को। मान लो आपके पास 15 आइडियाज आ गए, अब आपको वो ऑर्गेनाइज करना है। शुरू में यानी हेडिंग में जब आप लिखते हैं, हेडिंग के साथ में जब इंट्रोडक्शन आता है, तो उस इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है वो भी यहीं पर ही आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। इंट्रोडक्शन में क्या, अब मान लो जैसे कोई भी इंट्रोडक्शन है, उसमें मातृभाषा है, मान लो जर्मनी में अच्छा चल रहा है मॉडल, तो उसके बारे में लिख दीजिए। मान लो आपके हमारे ही किसी स्टेट में अच्छा चल रहा है, उसके बारे में लिख दीजिए। जिसने भी मातृभाषा में समझा उसने क्या प्रगति की, उसके बारे में आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। कोई भी एनेक्डोट दे सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई भी आर्थिक जो है वो डेटा प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई भी कहानी भी बता सकते हैं। यानी एक बच्चा जो था वो मातृभाषा में सीख रहा था, एक बच्चा जो था वो फॉरेन लैंग्वेज में सीख रहा था। फॉरेन का मतलब है कि मातृभाषा से अन्य जो भी लैंग्वेज है उसके लिए एकदम से फॉरेन लैंग्वेज की तरह ही होगी। तो उसको सीखने में पहले लैंग्वेज में दिमाग लगाना पड़ा, तो जो उसकी जो प्रगति होनी थी वो नहीं हो पाई। तो ऐसे आप कंपैरिजन करके बता सकते हैं। तो मतलब साफ है कि आप जो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, ये जो आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट है, उसको जो है आप बेहतर चीजों से लिखेंगे। क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, जैसे मान लो कोई आपने एनेक्डोट लिख दिया, कोई आपने स्टोरी लिख दी, कोई आपने किसी चीज के बारे में फैक्ट्स प्रोवाइड कर दिए, कोई चीज के बारे में आपने लॉजिकल उसका कंपैरिजन कर दिया। समझ पा रहे हो आप, जो मैंने लिखा उसी को मैंने लिखा है। तो मैं आपको जब बता रहा हूं ना कि भाई ऐसे लिखने का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो आपने 6 से 7 मिनट अपना इस टॉपिक को दे दिया है। उसके बाद में जो है आपको मैंने बताया कि ऐसी अगर एक आपके पास शीट रहती है, भाई 5-6 पेज तो आपके पास होंगे, तो उसमें आप इस तरीके से डिवाइड करें कि जो भी टॉपिक्स हम समझ रहे हैं या लिखने जा रहे हैं, उसका आप पहले इंट्रोडक्शन लिखें, मेन बॉडी लिखें और कंक्लूजन लिखें। इसका मतलब ये नहीं कि पहले आप ये वर्ड लिखें ही, ये वर्ड एक्सप्लिसिटली नहीं लिखना, लेकिन आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है कि भाई वो पढ़ने वाला समझ जाए कि इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में आपको जो भी इंट्रोडक्शन दिया है उससे रिलेटेड जो फैक्ट वगैरह जो हैं वो यहां पर प्रस्तुत करने मेन बॉडी में। ऐसा नहीं लिखना कि मैन बॉडी, लेकिन वो समझ में आ जाना चाहिए कि नाउ दिस पर्सन इज स्टार्टेड राइटिंग, सो दिस इज पार्ट ऑफ द मैन बॉडी, या वॉट एवर कोर आइडियाज दैट दिस पर्सन हैज इज नाउ स्टार्टेड राइटिंग। फिर बाद में कंक्लूजन। अब कंक्लूजन के भी कई सारे जो हैं वो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जैसे स्पष्टतः है, अब ये है, या निष्कर्षतः है, हम ये बता सकते हैं, या दैट इज व्हाई इट इज एक्सप्लिकेबल, यानी ये जो भी हैं, या एट लास्ट, यानी हम एट लास्ट ये कंक्लूजन, या कई बार तो हम सीधा सा भी लिख सकते हैं कि इन कंक्लूजन वी कैन राइट दिस एंड दैट। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो जब हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हमें आपको ये बताना है कि भाई जब आप इंट्रोडक्शन दें तो इन चीजों को लिखें। मेन बॉडी में मान लो कोई भी समस्या है, तो उस समस्या के बारे में आप बता सकते हैं कि एक्चुअल में इश्यू क्या है। अगर कोई चैलेंज है तो उस चैलेंज के जो हैं वो कारण क्या है, यानी रीजंस, यानी चुनौतियां जो हैं वो क्या हैं। कोई चुनौतियों का समाधान आपके पास है तो भी आप लिख सकते हैं, यानी उसका रिजोल्यूशन किस तरीके से हो सकता है उसको आप लिख सकते हैं। इसी मेन बॉडी में आप लिख सकते हैं कि जो भी सॉल्यूशन है उसकी वजह से इंप्रूवमेंट इन जगहों पर इस तरीके से देखा गया, यानी सुधार देखे गए, तो वो कैसे देखे गए वो यहां पर लिख सकते हो। कोई भी बेस्ट एग्जाम्पल कहीं पर इसका प्रस्तुत किया गया हो, यानी आपने देखा कि भाई ये जो भी समस्या है, जो भी अच्छा किया गया है, जल सुधार से रिलेटेड मान लो कुछ अच्छा किया हो, तो उसके बेस्ट एग्जांपल लिख सकते हो। अगर हम उसको अपनाएं तो हमारे लिए क्या बेटर हो सकता है, ये भी आप उसमें लिख सकते हो। यानी जो भी आपके व्हाट, वेयर, हाउ,
ये जितने भी सवाल है ना, इनके डायमेंशन को आप इस मेन बॉडी में आइडिया वाइज वहां पर प्रस्तुत कर दें। फिर बात आती है कंक्लूजन में कि भैया कंक्लूजन में क्या लिखें। तो कंक्लूजन में जो आप लिखें वो ऐसा होना चाहिए कि वो सकारात्मक पहलू का हो, वो हमें आगे का रास्ता दिखाए, यानी आगे हमें ये करना चाहिए, वे फॉरवर्ड। इस समस्या को हम ऐसे डील करेंगे तो ऐसे चीजें दूर हो जाएंगी। समस्याएं 50 हैं, लेकिन हमें ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक यानी सकारात्मक एटीट्यूड, पॉजिटिव यानी हम हमेशा जो है हमें किसी भी स्थिति के लिए आशावादी रहें और पॉजिटिव रहें। तो ये जो है आपको रिसेप्टिव, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, ये यहां पर कंक्लूजन लिखना है। तो ऐसे आप पूरा ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका फॉर्मेट है। फिर बात आती है कि भाई जो आपने टॉपिक समझा उसका कैसे करें, क्या लिखें। तो देखिए ऐसे लिखेंगे। टॉपिक आपको मैं फिर से पढ़ा देता हूं। इस हेडिंग में आप टॉपिक वहां पर लिखेंगे जो भी आपने चूज किया है। ऐसा मत छोड़ देना कि भाई फिर वो एग्जामिनर खुद सोचता रहे कि भैया मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूं, कोई पता ही नहीं है। तो फिर आप टॉपिक फिर से सुन ले। दोनों लैंग्वेज के लिए है हमारी ये क्लास, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। क्या है? मातृभाषा में शिक्षा, ज्ञान, पहचान और विकास का माध्यम, यानी एजुकेशन इन द मदर टंग, ए मीडियम फॉर नॉलेज, आइडेंटिटी एंड डेवलपमेंट। साफ लिखा गया है, कीवर्ड भी साफ लिखे गए। सोचोगे तो क्या सोचोगे? सबसे पहले आना चाहिए मातृभाषा। व्हाट इज मातृभाषा? जो भी लैंग्वेज हमारी फैमिली या हमारी सोसाइटी जहां पर भी हम रहते हैं जो स्पीक की जाती है वो हमारी मदर टंग है। ये मदर टंग कुछ भी हो सकती है। ये मदर टंग हिंदी, इंग्लिश, आपकी राजस्थानी, ढूंढाड़ी, शेखावाटी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, कुछ भी हो सकती है। तो मातृभाषा यानी जहां पर हम जन्मे हैं, जिस फैमिली में हम जन्मे हैं, उनमें जो भी वार्तालाप किया जाता है, जिस माध्यम में किया जाता है, वो हमारी मातृभाषा है। तो मातृभाषा में अगर किसी को शिक्षित किया जाता है, वो शिक्षा क्या है? शिक्षा देखिए, जब हम वो कहते हैं ना कि सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन हम पढ़ते हैं ना, तो उसका पहला जो स्टेप है वो आपके पेरेंट्स होते हैं, माता होते हैं, पिता होते हैं। उसके बाद में फैमिली को गिना जाता है, उसके बाद में स्कूल आती है। तो आपके जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, आप ऐसे समझिए, जो भी आप फाउंडेशनल आपके ईयर्स हैं, उसमें जो है आपके परिवार या आपकी माता पिता के द्वारा जो भी आपको समझाया जाता है, जिस टंग में समझाया जाता है, जिस लैंग्वेज में समझाया जाता है, उससे आप बेसिक जो लाइफ है उसमें क्या गलत है, क्या सही है, कैसे विश्व को पहचानना है, कौन हमारा क्या है, ये हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहली शिक्षा हमें उसी में मिल जाती है। लेकिन जब हम एकेडमिक्स के बारे में बात करते हैं, यानी जैसे ही आप प्री स्कूल या स्कूलिंग स्टेज में आते हैं, जैसे बच्चा जैसे 5th 6th इसमें अपनी ईयर्स में आता है, तो पहली नर्सरी वगैरह इत्यादि में आता है, तो उसमें जो शिक्षा दी जाती है वो भी हम अगर मदर टंग में प्रोवाइड करें तो आप मान के चलें कि भैया उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो इंप्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि उसको घर से ही आधी चीजें तो समझ में आ गई हैं। उसको विश्व को समझना है, उसी लैंग्वेज में समझना है, उसके माइंड का अभी विकास हो रहा है, तो वो उन चीजों को और बेटर तरीके से ले पाएगा, उसको और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अन्य लैंग्वेज को समझने में। तो उसको जो लर्निंग है ना वो और फोर्सफुल नहीं लगेगी, उस लर्निंग को उसको समझने में मजा आएगा, यानी ही विल बी फीलिंग इन्वॉल्व्ड, वो अपने आप को इन्वॉल्व फील करेगा। तो जब इन्वॉल्व फील करेगा तो अपने आप उसके आउटकम आएंगे, उसी लैंग्वेज में बात करेगा, अपने परिवार का कोई भी बात सुनेगा तो वो उसको तुरंत जो है रिलेट करेगा। तो ये जो है सब कॉन्शियस माइंड में भी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो मदर टंग का ये फायदा है। फिर उसके बाद में हमें डायमेंशन दिया है, तो जैसे ज्ञान के बारे में बता दिया ना कि हाउ नॉलेज कैन बी इंप्रूव्ड। तो जैसे मैंने बोला इन चीजों को आप बता सकते हैं कि जो भी स्कूल पढ़ाएंगी, जो भी परिवार में उसने पढ़ा है, कई बार हम बच्चों से नहीं कहते गिनती बोलो, काउंटिंग से स्टार्ट करो, कोई भी कैट वगैरह, ये डॉग वगैरह ऐसे होते हैं, उसके बारे में बताते हैं। बच्चा रो रहा होता है तो उसको हम बाहर खड़ा कर देते हैं, बच्चे को बाहर ले जाते हैं, तो उसको भी तो हमारी मदर टंग में बात करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि भाई कोई रो रहा है और उसको हम पुनः किसी और लैंग्वेज में स्टार्ट कर देते हो। यही तो वो रीजन है जहां से उसका ज्ञान यानी जो नॉलेज है, बाहर की अंडरस्टैंडिंग है, वो उसी लैंग्वेज में उसकी डेवलप होने लग जाती है। तो जैसे ही वो बच्चा घर के माहौल से स्कूल्स में जाता है तो फिर उसको वो माहौल अजीब सा नहीं लगता, उसको लगता है कि ये भी मेरा जो है कहीं ना कहीं ग्रेजुअल जो है एक वो इंप्रूवमेंट है या चेंज है, वो ग्रेजुअली किया जा रहा है।
ऐसा नहीं है कि आज आपने जो है उसको राजस्थानी में बात कर रहे थे, तुरंत उसको जाकर के इंग्लिश में छोड़िए, अब वो न तो कुछ समझ पा रहा है न कुछ और उस कंपिटिटिव डायनामिक्स में वो धीरे धीरे पिछड़ रहा है, स्कूल जाने से भी उसको मजा नहीं आता। यानी ज्ञान जो है वो ज्ञान माता पिता से या समाज से दिया हुआ या परिवार से दिया हुआ, स्कूली शिक्षा में जब परिवर्तन आता है तो उसका ग्रेजुअल परिवर्तन होता है, ऐसे उसको समझिए। दोबारा क्या है? पहचान, यानी उसकी जो आइडेंटिटी है, किसी भी समाज की जो आइडेंटिटी होती है उसके कई सारे मार्कर होते हैं। किसी भी व्यक्तित्व की आइडेंटिटी होती है तो उसके भी कई सारे मार्कर होते हैं। वो क्या? वो जहां से वो पढ़ा लिखा है, जहां से उसने जो है अपनी शिक्षा दीक्षा, यानी जो भी उसने अपने ट्रेडिशन सीखे हैं। कोई भी मान लो पहचान उसकी आई है कि समाज में रह रहा है, क्या उसने सीखा है, क्या उसकी वैल्यूज है, किस तरीके से जो है वो वहां पर निवास करना चाहता है, उसके माइंडसेट जो है महिलाओं के प्रति, अन्य वर्गों के प्रति कैसे हैं, यही तो उसके जो है वो पहचान होती है ना। हम क्या बता रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये भी तो उसकी पहचान है। तो व्यक्ति हो चाहे समाज हो, उनकी जो पहचान होती है वो पूरे समाज की एक संस्कृति का स्वरूप होती है। वो कैसे पता पड़ेगा? वो समाज जो संस्कृति, यानी जो उसको पढ़ाया गया है, वो उसको उसी मीडियम में बताया गया हो जो मीडियम जो है समाज के लोग आपस में वार्तालाप करने, या जो चीजें वहां पर लिखी गई हैं, जो ट्रेडिशन फॉलो किए गए हैं, जो रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, वो उसी तरीके के हों, तब वो अपने आप को उस समाज से रिलेट करने लग जाता है, उसी में ही वो अपने आप को जोड़ने फील करने लग जाता है। इसी तरीके से आती है कि विकास का भी माध्यम है। अब विकास यानी डेवलपमेंट, अब उसका किसी भी चाइल्ड को भी अगर देखेंगे ना, तो चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है? शुरू में उसने माता पिता से कुछ सीखा, फिर उसने आंगनबाड़ी में या फिर प्री स्कूल में या फिर प्राइमरी स्कूल में सीखा, फिर धीरे धीरे वो मिडिल स्कूल में जाता है, उसके बाद में वो हायर स्कूल में जाता है, उसके बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं, फिर उसका जो है कैरियर का डेवलपमेंट होता है। इसी तरीके से तो होता है। और एक होता है समाज का विकास, यानी समाज ने उसको क्या दिया और वापस से समाज को उसने क्या दिया। तो ये सारा का सारा जो है एक कड़ी बन जाती है। तो मातृभाषा का क्या रोल है उसको मैंने आपको इस तरीके से सोचने के बारे में बताया है। अब मातृभाषा के विकास के लिए भी क्या जरूरी है कि भैया जो भी लर्निंग का मटेरियल आपके पास है ना, वो लर्निंग का मटेरियल तो हो। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि बच्चा हिंदी में पढ़ता जा रहा है, लेकिन अब उस हिंदी में या राजस्थानी में या जो भी भोजपुरी लैंग्वेज है उसमें मान लो उसने 12th पास कर ली, अब उसके बाद में उसके पास मेडिकल के कंपटीशन लिखने के लिए पर्याप्त कंटेंट ही नहीं है, तो फिर कैसे करोगे उसकी मातृभाषा में उसकी जो वृद्धि है। तो उसके लिए भी कई सारी बुक्स लिखी जा रही हैं, कई सारी जो लर्निंग के टूल्स हैं उसमें ट्रांसलेशन के मोड्स अवेलेबल हैं, जहां पर मान लो किसी ने कुछ भी बोला तो उसका तुरंत आप लाइव ट्रांसलेशन कर सकते हो। कई सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो कि अब कंटेंट प्रोवाइड करा रही हैं बच्चों को। इवन मेडिकल शिक्षा को भी जो है वो मातृभाषा में प्रोवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि बच्चे को फॉर्मेटिव ईयर्स में हम मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करें, तो फिर आपके पास से लिखने के लिए बहुत कुछ हो गया। तो यही तो आपको प्रोड्यूस करना है ना, तो ये बात आप वहां पर कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं। तो चलिए आपको लिख करके बता देते हैं। तो जो लिखा हुआ हम लाए हैं आपके लिए, ये टॉपिक आप पुनः एक बार रट लें। मातृभाषा में शिक्षा, ज्ञान, पहचान और विकास का माध्यम, यानी एजुकेशन इन द मदर टंग, ए मीडियम फॉर नॉलेज, आइडेंटिटी एंड डेवलपमेंट। तो पहला क्या है? पहला आप यहां पर हेडिंग लिख देंगे, उसके बाद में जो है स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। हालांकि इंट्रोडक्शन शब्द वहां पर ना लिखें, उनको बता होना चाहिए, मतलब अपने आप वो ऐसे पढ़ के जान जाएं कि ये बच्चा जो है वो इसी के बारे में बात कर रहा है। किसके? इंट्रोडक्शन के। तो जैसे हिंदी में हम बात करें, किसी भी राष्ट्र को वास्तव में अगर विकसित होना है तो उसकी शिक्षा अपनी भाषा में होनी चाहिए। यह विचार केवल भावनात्मक आग्रह नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रासंगिक है। मातृभाषा में शिक्षा ये टॉपिक था, हमने इसको इससे स्टार्ट किया। इंग्लिश में बताएं तो, इफ अ नेशन इज टू ट्रूली डेवलप, इट्स एजुकेशन मस्ट बी इम्पार्टेड इन इट्स ओन लैंग्वेज। This concept is not merely an emotional plea, but also profoundly relevant for psychological, social and economic perspective. ये मैंने आपको जो भी पहले समझाया है ना, उसी को ही हमने इंट्रोडक्शन में बताया है कि आप ऐसे स्टार्ट करें। यानी यह
एक आर्थिक होने के साथ में या भावनात्मक होने के साथ में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में ऑलरेडी बहुत सी भाषाएं हैं, तो उसमें भाषा जो है यानी मातृभाषा वो केवल जो है कम्युनिकेशन या संप्रेषण का साधन ही नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की चेतना, उस व्यक्ति की संस्कृति, उस व्यक्ति के पहचान का भी आधार है। तो ये इंग्लिश में हम लिखें तो देखिए, इन अ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी लाइक इंडिया द मदर टंग सर्व्स नॉट merely as a medium of communication but as a very foundation of the individual's consciousness, culture and identity। क्योंकि हमें पता है मातृभाषा से वो शब्द भी वहां पे थे, लेकिन अगर मान लो कल को कुछ और भी आ जाता है, जैसे मान लो अगर पूछ लिया जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब उसमें आप मातृभाषा का जो आपको पता है कि भाई फाउंडेशनल ईयर्स में मातृभाषा जरूरी है, तो वहां पर भी तो ये पॉइंट लिख के आ सकते हो आप। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी आप यहां पर सीख रहे हैं उसको तो आप डायरेक्टली अगर कुछ पूछा जाए तो बढ़िया लिखेंगे ही, लेकिन इनडायरेक्ट मैनर में भी जो है आप लिखने लायक रहें, ये आपका दिमाग होना चाहिए कि इस चीज को आपने सीखा, मान लो ये टॉपिक नहीं आया, कोई और जगह आप लिखने, तो ये मेरा कहने का पॉइंट है। उसी इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हुए आप लिखें कि मातृभाषा में शिक्षा का प्रश्न केवल शैक्षिक नीति का ही विषय नहीं है, बल्कि समावेशी विकास और सांस्कृतिक संरक्षण का भी क्वेश्चन है। यानी इन दिस कॉन्टेक्स्ट द इश्यू ऑफ एजुकेशन in the mother tongue is not merely a matter of educational policy but also a question of inclusive development and cultural perspective। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए आपके लिए, वो सुविधाएं जो अवेलेबल हैं वो उस आदमी के लिए भी होनी चाहिए जो कि लास्ट या रिमोटेस्ट कॉर्नर में बैठा हुआ है। वो कैसे होगा जब उसके पास जो भी हम संसाधन अवेलेबल करवा रहे हैं, जो पढ़ने के लिए जो चीजें जरूरी चाहिए, कंटेंट चाहिए, उसके प्रश्न पत्र चाहिए, वो उसकी मदर टंग में अगर उसके पास अवेलेबल रहेंगे, हो सकता है वो हमसे भी बेहतर परफॉर्म करे, क्योंकि उसको वो कंटेंट उसकी मातृभाषा में मिला है एंड ही अंडरस्टैंड व्हाट ही डिजायर्स टू अंडरस्टैंड। वो ही सीखना चाहेगा जो वो सीखेगा जो वो सीखना चाहेगा, तो हम क्यों नहीं उसके लिए जो है अवेलेबल करवाएं। तो भारत हो या कोई भी कंट्री, अगर उसको अपने सांस्कृतिक विरासत को भी नहीं भुलाना है, उसको अपनी जो भी इतिहास रहा है, उसकी जो फिलोसॉफी रही है, उसको मिटाना नहीं है, तो उसी लैंग्वेज में उसके पास वो लिखा हुआ होना चाहिए। क्योंकि जो लिखने वाले भी है ना, वो भी इमोशनल कनेक्ट तभी करेंगे जब उन्होंने वो ट्रेडिशन उन्हीं चीजों के साथ में फील किए हैं। जैसे कई बार जो है कोई भी सोशल चीजें हमारे यहां पर एक्सेप्ट की जा सकती हैं जो कि वेस्टर्न सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं की जा सकती, या कई सारी चीजें ट्राइबल सोसाइटी में एक्सेप्टेड होती हैं, वो हम जो है उनसे वाकिफ भी नहीं रहते और हम जो है उनको सीख भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी ट्राइबल समाज जो है हमारे से कई सारी गुणवत्ताओं में आगे है। तो वो क्यों है? अगर हम हमारा ही पूरा का पूरा उनके ऊपर थोप देते तो कैसे वो हो पाता। इसलिए जो विकास का मॉडल स्वतंत्रता के बाद में चुना गया, उसमें भी देखा गया कि आदिवासियों की कल्चर को हम कैसे संरक्षित कर पाएं, उनका जो वे ऑफ लाइफ है उसको हम कैसे कंजर्व कर पाएं, जिसकी वजह से उनका जो भी विकास हो वो भी एंश्योर हो पाए। अब आती है कि इसके आगे क्या लिखेंगे, तो लिखिए कि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है ना, वो केवल सूचना देना ही नहीं है, बल्कि समझ भी विकसित करना है, चिंतन करना है और सृजनशीलता का विकास करना है। यानी द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेयरली टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन बट रादर टू फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। ये शब्द आपके धीरे धीरे जब आप लिखने लग जाएंगे ना, जब पढ़ने लग जाएंगे तो अपने आप आएंगे। प्रेशर फील मत करो, लेकिन समझो, अभी से उनको समझने का काम करो। जब हम भी इस प्रकार से लिखते हैं तो ऐसा नहीं है पहले बार में हमें सब कुछ आ गया होगा, लेकिन चूंकि धीरे धीरे जब आप लिखते हैं तो ऐसे शब्दों को आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ग्लोबल साउथ, ये जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं उसको आप इधर उधर इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। बस उसी का ही स्वरूप है। फिर बाद में बताया गया है कि बाल मनोविज्ञान भी बताता है कि बच्चा प्रारंभिक अवस्था में उसी भाषा को ग्रहण करता है जो उसकी पारिवारिक या सामाजिक परिवेश की भाषा होती है, और इसीलिए मातृभाषा में प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वह सब्जेक्ट को अत्यधिक गहराई से समझ पाते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड फिलॉसफी साइकोलॉजी, ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, if a child naturally assimilate the language that belongs to their immediate familial and social environment, and that is precisely why students receive their education in their mother tongue are able to grasp the subject with a greater depth।
अब ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश सुन रहे हैं तो उसको सुनना बंद कर दें, या फिर इंग्लिश में जो आपने बोला जा रहा है कुछ और काम करने लग जाएं, क्योंकि आप मान के चलें आपका जो पेपर है ना उसमें 70 मार्क्स की इंग्लिश है, और उसमें भी आपको ट्रांसलेट भी करने, ट्रांसलेट के भी वीडियो हम आपको बताते हैं, आप उसकी सीरीज में जा सकते हैं। और जो ऐसे जैसे हिंदी में बताया जा रहा है, तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी ये ना करें कि भैया अब हम हिंदी में बताया जा रहा है कुछ और करने लग जाते हैं, वापस से जब इंग्लिश में बताएंगे तो कुछ और कर लेंगे। नहीं, आप उनको समझें, आप उनको पढ़ें, क्योंकि 90 मार्क्स की जो है वो हिंदी है, और अगर 40 मार्क्स अगर आप हिंदी में ऐसे लिख रहे हैं तो 130 मार्क्स की हो जाती है। फिर क्या लिखना है कि यूनेस्को सहित जो अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी है ना, उन्होंने भी जो है वो प्रारंभिक शिक्षा को मातृभाषा में देने की अनुशंसा की थी, और नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक अगर संभव हो तो उससे आगे तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा बढ़ाने पर बल दिया गया था। यानी इंडियाज न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो एम्फेसाइजेज प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन द मदर टंग और अ लोकल लैंग्वेज अप टू ग्रेड 5 एंड वेयर फिजिबल बियॉन्ड, यानी 5 से बाद में जहां जहां पर भी संभव होना वहां तक आप प्रयास करें कि मदर टंग में पढ़ाया जाए, लेकिन क्लास 5 तक आपको मदर टंग में पढ़ाया जाए, जिसकी वजह से जो फॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग है वो बच्चे की डेवलप हो पाए, कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। जब हम आगे चलते हैं तो इसमें बताया गया है कि मातृभाषा में जो शिक्षा है ना, ज्ञान अर्जन को अत्यधिक प्रभावी बनाती है, क्योंकि विदेशी भाषा में जो शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी है ना, वो पहले उस सब्जेक्ट को समझने में, उस लैंग्वेज को समझने में अपना दिमाग लगाएगा, जबकि इससे जो है उसमें कोई बाधा ही नहीं लगती। इसकी वजह से उसकी तार्किक क्षमताएं, उसकी विश्लेषणात्मक सोच या उसकी रचनात्मकता का विकास होता है। फिर कंट्रीज के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे जापान, जर्मनी, चीन, फ्रांस इत्यादि देशों ने अपनी भाषा में शिक्षा दे करके ये वैज्ञानिक और तकनीकी जो है वो प्रगति हासिल की है। ये आपको यहां पर समझा दिया गया है। तो ये कहने का मतलब है कि भाई एजुकेशन इन वंस मदर टंग makes the acquisition of knowledge more effective. A student receiving instruction in foreign language often expends energy first on comprehending the language and only subsequently grasp the subject matter, whereas this impediment does not when learning in one's other language. And because of this, logical reasoning, analytical thinking and creativity also develop in a child. Japan, Germany, China, France are the examples where scientific and technological advancement has happened because of their society have been imparting education in their own languages. And that shows that the path to development does not hinge on foreign language but depends on the quality of the knowledge that you are providing. तो ये हम उसकी बॉडी लिखते जा रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था ना, वेयर, हाउ, इट वाज डन, कौन सी लैंग्वेज में कहां पे अच्छा हुआ, क्या उन्होंने प्रगति की, उसी का ही तो आंसर हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो आइडिया वाइज आइडिया जो है आप अपना आंसर वहां पर प्रस्तुत करते जा रहे हैं। फिर आगे लिखा गया है कि मातृभाषा जो होती है वह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पक्ष सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा है, क्योंकि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति को, परंपरा को, लोक ज्ञान को, ऐतिहासिक स्मृतियों को वाहक होती है। यानी a significant aspect of education in one's mother tongue is related to the cultural identity because that provides things about culture, tradition, indigenous wisdom and historical memories. When education is imparted in mother tongue, students remain connected to their roots and develop a sense of cultural self confidence. जैसे अगर हम मातृभाषा में शिक्षा प्रोवाइड करते हैं तो विद्यार्थी अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और उनमें सांस्कृतिक एक आत्मविश्वास डेवलप होता है। अगर हम विदेशी भाषा आधारित शिक्षा करते हैं तो कई बार सांस्कृतिक हीन भावना आ जाती है और मानसिक दूरी भी, क्योंकि आपको पता है ना, जैसे हम अगर मान लो 2, 5, 10, 20 दिन किसी विदेश के टूर पर जाके आ जाते हैं तो फिर कई चीजें हमारे समाज की हमें गलत लगने लग जाती हैं। भाई उसी समाज में हमें रहना है। That's why an education system that is based solely on the foreign language often give rise to the cultural inferiority। यार हमारी तो जो संस्कृति है वो बाहर की संस्कृति के सामने टिकती नहीं है, इस प्रकार की inferiority आने लग जाती है। इसी तरीके से a sense of psychological alienation भी आने लग जाता है। महात्मा गांधी once observed that education in foreign language places an unbearable burden upon the mind of the child। जैसे महात्मा गांधी साहब ने कहा था कि विदेशी भाषा में शिक्षा बच्चे के मस्तिष्क पर असहनीय बोझ डालती है। मान लो यही ऐसे में टॉपिक आ जाए तो जो मैंने पढ़ाया उसको वहां पर आप लिख दो, उसके विशेष डायमेंशन लिख दो, क्योंकि बता तो यही रहे ना कि भाई जो एजुकेशन है वह कैसे जरूरी है मदर टंग में। अब बात आती है कि भाई इसके आगे क्या लिखें,
तो बताया जा रहा है कि मातृभाषा जो आधारित शिक्षा है वह सामाजिक न्याय और सामाजिक समावेशी विकास का भी माध्यम है, क्योंकि अंग्रेजी आधारित शिक्षा व्यवस्था ने एक प्रकार की भाषाई असमानता उत्पन्न कर दी, जहां पर जो ग्रामीण या वंचित वर्ग के विद्यार्थी हैं वो अवसरों की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। मातृभाषा में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराने से शिक्षा अधिक लोकतांत्रिक और सुलभ बन सकती है तथा ड्रॉप आउट रेशियो भी कम हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया था ना इंट्रोडक्शन में आपको, और उसके बाद में जो है हम वो हेडिंग मेन बॉडी लिख रहे थे, तो हमने बताया था ना कि अगर ये समस्या है तो उसका निदान कैसे हो सकता है, इस समस्या का निदान करेंगे तो और बेहतर कैसे हो सकता है। तो वही बताया जा रहा है कि ये जो है भाषा इस प्रकार से शिक्षा आधारित रहेगी। अब आती है कि भाई मातृभाषा में जो शिक्षा है उसके समक्ष कुछ व्यवहारिक चुनौतियां भी हैं। भारत में भाषाई विविधता अत्यधिक व्यापक है। सभी भाषाओं में जो है उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकें, तकनीकी शब्दावली और प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं उनकी उपलब्धता अभी भी सीमित है। साथ ही जो वैश्विक रोजगार और प्रतिस्पर्धा के कारण अंग्रेजी का महत्व है उसको भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जरूरी नहीं है कि हम मातृभाषा में पूरा बल दें, यानी प्रतिस्पर्धा की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इन लैंग्वेज को पूरक रूप में देखा जाना चाहिए। यानी प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में हो, लेकिन उच्च स्तर पर जाते जाते हम बहुभाषिक शिक्षा भी जो है वो डेवलप करने लग जाएं। तभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप टू 5th आपका साथ देती है मातृभाषा में, और उसके बाद में जो है जहां जहां पर भी संभव हो मातृभाषा की बात करती है, वरना फिर अन्य लैंग्वेज को भी सीखने के बारे में बात करती है। बिकॉज आपकी जो पर्सनालिटी होनी चाहिए बाद में जो है वो सीखने लायक हो जाती है, क्योंकि आपके माइंड का विकास हो चुका होता है। जैसे देयर आर ऑल्सो सर्टेन प्रैक्टिकल चैलेंजेस एसोसिएटेड विद एजुकेशन इन वंस मदर टंग। व्हाट आर दोज? दैट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया इज एक्सट्रीमली वास्ट, द अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स, technical terminologies and trained teachers across all languages are limited at present. Furthermore, given the demands of global employment and competitiveness, the importance of English language cannot be denied. Therefore, it is necessary to view the mother tongue and English not as competing forces but as complementary ones. A balanced approach would entail imparting early education in the mother tongue while it will foster multilingual proficiency at higher levels. अब बात आती है कि इसके आगे क्या लिखें, तो लिखो कि वर्तमान का जो डिजिटल युग है ना उसमें तकनीकी मातृभाषा के विकास का एक सशक्त माध्यम बन सकती है। क्योंकि हमें यह समस्या पता है कि जब हम कोई भी मतलब मातृभाषा में कंटेंट अगर लेना चाहें कहां से लें, हमारे पास वो अवेलेबल ही नहीं है। सब कोई लोग इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, मातृभाषा में कौन इतना बड़ा लैंग्वेज। तो यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो डिजिटल युग है ना, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई लर्निंग, अनुवाद की तकनीकें, ये जो डिजिटल कंटेंट, इनके माध्यम से भारतीय भाषाओं में हम गुणवत्तापूर्वक शैक्षिक संसाधन तैयार कर सकते हैं। यानी इन दी करंट डिजिटल एरा टेक्नोलॉजी कैन सर्व एज ए पावरफुल मीडियम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मदर टंग्स थ्रू ई लर्निंग, ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजीज, artificial intelligence and digital content. High quality educational resources can be created in Indian languages. If the government, educational institution and society join forces, then Indian languages can evolve into mother tongue. ये बताया गया ना कि जब सब जने प्रयास करने लग जाएंगे तो अपने आप बढ़ेगा। तो आपने धीरे धीरे जो है वो वे फॉरवर्ड की तरफ ले आए, और अब आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन में आप कैसे लिखेंगे? जैसे लिखें तो अतः स्पष्ट है, या अब जो है स्पष्ट है, या कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं इस तरीके से चीजें साफ हैं। यानी ये आप वहां पर लिखें तो कहें कि मातृभाषा में शिक्षा केवल सीखने की सुविधा नहीं है, बल्कि ज्ञान, आत्म पहचान और समावेशी विकास का आधार भी है। यानी इट इज एविडेंट दैट एजुकेशन इन वंस मदर टंग इज नॉट मेयरली ए मैटर ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग, बट इट सर्व्स एज अ वेरी फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, सेल्फ आइडेंटिटी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। बाद में आता है कि यह शिक्षा को अधिक मानवीय, लोकतांत्रिक और प्रभावी बनाता है। यानी इट रेंडर्स एजुकेशन मोर ह्यूमन, डेमोक्रेटिक एंड अफेक्टिव। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर इंडिया टू व्यू इट्स लिंग्विस्टिक हेरिटेज नॉट एज अ बर्डन बट एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। Only when education is imparted in one's mother tongue, the knowledge truly reach every citizen and enable India to emerge as a self-reliant and culturally empowered nation. यानी जब शिक्षा अपनी मातृभाषा में हो तभी ज्ञान वास्तव में जन जन तक पहुंचेगा और भारत आत्मनिर्भर या फिर सांस्कृतिक रूप से जो है वो एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरेगा। तो हमने वो टॉपिक एक वे फॉरवर्ड
ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर रखा। तो आप जो भी समझना है ना उसको सही से समझें। अभी टॉपिक आपको कहीं ना कहीं बताया गया, मान लो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में कहीं से आपसे टॉपिक लिखने आ गया कि भाई समावेशी विकास कैसे होना चाहिए। अब उसमें आप लैंग्वेज के बारे में भी लिख दें, जो इवन आपकी जो शिक्षा है उसके बारे में लिखें कि भैया शिक्षा के लिए जो है समावेशी विकास हमें इंश्योर करना है, तो मातृभाषा में दोनों इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं दे रहे हो। इसी तरीके से जो हमारा अफर्मेटिव एक्शन है यानी आरक्षण, उसको भी आप उस टाइप डायमेंशन में लिखें। अगर समावेशी विकास के बारे में बात हो रही है तो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में लिखें। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन सरकार की तौर से किया जा रहा है, जहां पर मुद्रा स्कीम हो चाहे आपके जनधन के खाते खोले गए हो, उनका आप वहां पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो यही तो हम आपके सामने लाते हैं जिसकी वजह से आप वो टॉपिक्स को ढंग से अंडरस्टैंड कर पाए। तो इसीलिए अब क्या होता है, इतनी चीजें पढ़ाने के बाद में आप ऐसे तो तैयार करते हैं, हो सकता है आपकी अन्य सब्जेक्ट में भी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो इसीलिए आप हमारी ये प्लेलिस्ट पूरा देखते रहें। हमारी एप्लीकेशन पर सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी सब कुछ अवेलेबल है। आप लगातार इसी चीज से फॉलो करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।